हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर्स की नई सीरीज़ के अंदर। हम सबको पता है कि नीट के एग्ज़ाम्स आने वाली है एंड नीट के एग्ज़ाम 12 साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ से आज से शुरुआत करते हैं नीट की एक सीरीज़ के ऊपर, जिसमें हम अभी इनिशियली 12 साइंस तो आप पढ़ी हो अच्छी तरह से एंड आपने उसके एग्ज़ाम भी दिए, आपका रिजल्ट भी अच्छा आया होगा। बट हम 11 साइंस का यहाँ पे बेस उठाना चाहते हैं क्योंकि 11 साइंस आप एक साल पहले पढ़ चुके हैं ना, तो हो सकता है कि कई सारे इक्वेशंस हो या कोई थ्योरी हो जो आप भूल चुके हो, तो यहाँ पे उसका रिवीजन भी हो जाएगा एंड मैं आपको यहाँ पे उसके एमसीक्यू भी यहाँ पे सिखा देता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, हम सीधा एमसीक्यू लेने वाले हैं, डिटेल थ्योरी आपको नहीं सिखाई जाएगी। बट आपको यदि कोई थ्योरी नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं एंड उस थ्योरी के लिए हम आपके लिए स्पेशली एक पूरा एपिसोड बना देंगे, पूरा वीडियो हम बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं लीनियर मोशन के अंदर। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मोशन इन अ वन डायमेंशन। तो मोशन इन अ वन डायमेंशन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हमें आपको पता होगा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आता था। तो हम डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके ऊपर से हम सम्स देखेंगे, वैसे सम देखेंगे जो पहले किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। एक और भी बात है जो आपको बताना मैं भूल गया था, वो क्या है कि हमारी सीरीज के अंदर हम जो एमसीक्यू लेने वाले हैं ना, वो ऐसे ही कोई हैंडल भी नहीं लिए, वो वही एमसीक्यू है जो प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके। आइदर वो नीट हो सकती है, जेडबल मैन हो सकता है, एडवांस हो सकती है, ठीक है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स हो सकती है, वैसे ही यहाँ पे एमसीक्यूज लिए जाएंगे। उसके साथ साथ हम एवरेज वेलोसिटी का भी फंडा लेने वाले हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसके अलग अलग केस बताएंगे यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू के टाइम पे क्या होता है, थ्योरी तो सबको पता होती है लेकिन आसानी से शॉर्ट ट्रिक के साथ आंसर कैसे निकाला जाता है वो आज के लेक्चर्स में हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके साथ एक यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी कौन सी है कि हम सबको पता है, एक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो ना कि डिस्टेंस दैट वी से x इज इक्वल टू v0t प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। बट ये जो इक्वेशन है किसके लिए है कि पर्टिकुलर 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 सेकंड में कितना किया, 7 सेकंड में कितना किया। बट एक ऐसा भी इक्वेशन है जो आपको बताता है कि 5वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5th सेकंड में कितना किया, 4th सेकंड में, देखिए 4 सेकंड में कितना किया वो अलग बात है एंड 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट बोथ आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट। तो हम उसका भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है, बहुत सारी थ्योरी है। तो चलिए आज हम नए नए इक्वेशंस देख लेते हैं एंड आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे बात की स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहला एक एमसीक्यू है, वो है एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ and then flies 1200 मीटर अपवर्ड, then net displacement is blank। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा चुका है, पहले एएफएमसी 2003 और 2004 में पूछा जा चुका है। एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है एंड यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट का फंडा है। तो आप लोग बेटा पढ़े होंगे बचपन में 11 साइंस के अंदर, आपको पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस। एक चीज याद रखना, आपके सर ने आपको अलग अलग कुछ भी बताया हो सकता है, ठीक है, बट मीनिंग क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्सक्यूज मी। तो उसको मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन सेट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ सेट की। आपको डायरेक्शन सेट करना आना ही चाहिए, आप बचपन में सीख चुके होंगे। ओरिजिन पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ पे हम एक प्लेन को एज्यूम करते हैं, सो इट इज अवर प्लेन, ओके। एंड द प्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ। तो 400 मीटर वो कहाँ जाता है, नॉर्थ में जाता है। तो यू कैन सी दैट वो ओ से ए पॉइंट तक पहुंचा एंड द डिस्टेंस इज 400 मीटर। आफ्टर दैट दिस प्लेन इज मूविंग ऑन 300 मीटर साउथ। तो 300 मीटर वो साउथ में आया, तो वापस देखिए नॉर्थ में से वो साउथ में आया, तो उसी डायरेक्शन में वापस आया है एंड डिस्टेंस है 300। तो O से A तक का डिस्टेंस 400 मीटर है एंड A से बाद में B तक का है वो 300 मीटर। तो O से B कितना होगा बेटा, 100 मीटर। आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ द प्लेन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। तो वो अपवर्ड साइड पे जाता है एंड वो C पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया उसने 200 मीटर। सो नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसने स्टार्ट किया था ओरिजिन से एंड पहुंचा C पे।
तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, आपको पता होगा कि यहाँ पे अपना ये जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस। तो पाइथागोरस में हम इसको निकाल सकते हैं ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इट मींस दैट अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर एंड योर आंसर इज अप्रोक्स 1204 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेट 1200 मीटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बना। तो ए एग्जाम्पल नेट डिस्प्लेसमेंट का था, उसमें आपको याद रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ नेट डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते बेटा, एक और एमसीक्यू ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इक्वेशंस सिखाना चाहता हूँ। एंड ये जो मैंने आपके सामने लिखा है वो भी एग्जाम में सीधा पूछा जा चुका है। सीबीएसई की प्री मेडिकल टेस्ट होती है 2007 में और प्री मेडिकल टेस्ट 2011 में पूछा जा चुका है। हालांकि उस टाइम में नीट नहीं थी, तो आप इसको बोल सकते हो कि नीट के टाइम के क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन समझिए। A car moves from X to Y with a uniform speed v1। एक कार है जो X पोजीशन से Y पोजीशन तक जाती है with a speed of v1। Then after it return to the X, है ना, it return to X with a uniform speed v2। तो ये ऐसी बात हुई कि आप अपने घर से स्कूल तक गए v1 स्पीड के साथ, बाद में आप स्कूल से अपने घर वापस पहुंचे v2 स्पीड के साथ। तो देखिए जाने के टाइम पे जो डिस्टेंस है उतना ही आने के टाइम पे है, बट डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ है, दोनों की स्पीड में। ओके, तो आपका जाने की स्पीड कितनी है v1 और वापस आने की स्पीड कितनी है v2 है, ठीक है। सो द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड द ट्रिप, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, है ना, आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। एक काफी इंटरेस्टिंग है। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, एवरेज स्पीड यानी कि दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो बेटा यदि आप ऐसे करते हो तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में उसने वो तो दिया ही होगा आपको ए बी सी डी में से किसी भी एक ऑप्शन में उन्होंने ऐसा बताया होगा, बट इसका सही आंसर है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। मैं आपको ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए एक पूरा वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कल आपके लिए एक नया वीडियो आ जाएगा जिसमें सभी शॉर्ट ट्रिक आपके पास होगी इस चैप्टर की। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीधा याद रखना है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पे क्या है केस समझे कि आप अपने घर से स्कूल तक गए v1 स्पीड के साथ एंड स्कूल से वापस अपने घर पे आए v2 स्पीड के साथ। तो उस टाइम पे पूरी जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड कितनी हुई, दैट इज 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। नाउ तो उसके ऊपर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, वो भी AFMC 1998 में और CPMT 2002 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, a car travels half the distance with a constant velocity 40 km per hour and the remaining half with a constant velocity 60 km per hour, then average velocity of the car is blank। तो यहाँ पे आप बेटा देखिए क्या है कि एक गाड़ी है जिसने पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस 40 की स्पीड पे किया एंड बाकी का आधा डिस्टेंस 60 पे किया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी। तो ये जो एमसीक्यू नंबर सेकंड आपके सामने है वो ऊपर जो मैंने लिखा ना शॉर्ट ट्रिक उसके ऊपर से ही है। जिस तरह से आप घर से स्कूल जाते थे एंड स्कूल से घर आते थे, तो स्कूल से घर जाना यानी कि आधा डिस्टेंस आपने v1 स्पीड के साथ किया था एंड बाकी का आधा डिस्टेंस आपने v2 स्पीड के साथ किया। तो यहाँ पे वही केस है, अ कार ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 40। तो गाड़ी ने आधा डिस्टेंस 40 पे किया और बाकी का आधा 60 पे किया, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज ब्लैंक। कितनी होगी, ऑप्शंस आपके सामने 40, 45, 48, 50। चलिए हम इस इक्वेशन के ऊपर से आंसर निकालते हैं। तो आपको एवरेज वेलोसिटी क्या लेनी है, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सो लेट मी से 2 v1 is equal to first term velocity that is a 40 and v2 is equal to second half distance velocity that is 60। so 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60। यदि आप उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपका आंसर मिलेगा 48 किलोमीटर पर आवर। इट मींस दैट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को याद रखिए, यदि आपका आधा डिस्टेंस कोई v1 किसी v1 स्पीड के साथ है और बाकी का आधा डिस्टेंस v2 स्पीड के साथ है, सो नेट वेलोसिटी सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। चलिए बेटा आगे बढ़ते एक और एमसीक्यू ले लेते हैं। देखिए तो अभी मैंने आपको जो बताया ना, यहाँ भी क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है।
आपको इसे अच्छी तरह से बाइफरकेट करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, then velocity 4 meter per second for another 20 second and finally move with velocity 5 meter per second for next 20 second. What is the average velocity of the particle? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे उसने ऐसा बोला है कि पहले 20 सेकंड में वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, उसके बाद के 20 सेकंड में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड एंड उसके बाद के 20 सेकंड में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल सभी में सेम है 20 20 20, सिर्फ वेलोसिटी अलग अलग है। तो यदि ऐसा केस होता है ओके, तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी क्या बनती है, जो आप बचपन में पढ़ चुके हो उसी तरह से। ऑप्शंस देखिए क्या है, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 0। तो एवरेज कैसे निकाल दे, आपको पता है तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3, तो v1 plus v2 plus v3 डिवाइड बाय 3, so 3 plus 4 plus 5 डिवाइड बाय 3, that is 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बेटा आप क्या सीखे, यदि डिस्टेंस आधा आधा था एंड वेलोसिटी अलग अलग थी तो अपना इक्वेशन कौन सा, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। बट यदि टाइम सेम है एंड वेलोसिटी अलग अलग है, यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम था ना 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी सीधा ही निकाली जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं एंड ए नीट 2017 में पूछा जा चुका है। ओके, नीट 2017 में ये सवाल पूछा गया था एंड कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन था, बट मैं आपको सिंपली ट्रिक बताता हूँ एंड आपको याद रखना है, ये पक्का आपको आता है, सिर्फ आपको थोड़ा मुझे वो याद दिलाना है। जैसे वो था ना कि हनुमान जी को याद दिलाना था कि आपकी शक्ति या क्या है, उसी तरह से यहाँ पे मुझे आपको चीज याद दिलानी है कि बेसिक क्या है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, प्रीति reached the metro station and found the escalator was not working. ओ माय गॉड, प्रीति मेट्रो स्टेशन में पहुंची और उसने वहां पे देखा कि जो एस्केलेटर होता है ना वो वर्किंग नहीं था। आपने देखा होगा एस्केलेटर क्या होता है, वो जो सीढ़ियां नहीं होती ऑटोमेटिक ऊपर जाती है, उसको एस्केलेटर बोला जाता है, ठीक है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो अभी वो एस्केलेटर बंद था तो उसने क्या किया, वो जो एस्केलेटर जो स्टेशनरी था ना उसके ऊपर वो चलते हुए चली गया, चलते चलते चली गई एंड उसको टाइम लगा t1। जब वो दूसरे दिन गई तो उसने ऐसा देखा कि if she remains stationary on the moving escalator then the escalator takes her up in time t2। तो पहले दिन जब वहां पे गई ओके एंड एस्केलेटर बंद था तो वो t1 टाइम के अंदर ऊपर अपने आप चल के पहुंच गई। दूसरे दिन उसने जाके देखा तो एस्केलेटर चालू था, तो उसने क्या किया कि वो सिर्फ वो सीढ़ियों पे जाके खड़ी हो गई और एस्केलेटर उसको खुद अपने आप ऊपर लेके चला गया। ओके, तो वो टाइम लगा t2। अभी सवाल क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। क्या होता यदि उस एस्केलेटर के ऊपर प्रीति खुद भी चलती एंड एस्केलेटर भी उसको ऊपर लेके जाता, यानी कि यहाँ पे दोनों ने काम किया, ठीक है। तो बेटा पता है नीट 2017 में पूछा गया था एंड इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हुए थे। एक क्वेश्चन किसके जैसा है मैं आपको याद दिलाता हूं। आप बचपन में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन से स्टैंडर्ड में, लेकिन 6 या 7 स्टैंडर्ड में आप ऐसा पढ़े होंगे कि एक बाइक को एक काम करने में 10 दिन लगते हैं, दूसरे बाइक को वही काम करने में 20 दिन लगते हैं। तो दोनों साथ में मिलकर काम करते हो तो कितने दिन लगेंगे, तो आपके सर ने उसकी ट्रिक आपको सिखाई होगी, ना सिखाई हो तो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। यहाँ पे वही है, प्रीति अपने आप जाती है तो t1 टाइम लगता है, एस्केलेटर प्रीति को लेके जाता है तो t2 लगता है, और तो फिर प्रीति एंड एस्केलेटर दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो उसकी ट्रिक है ऊपर दोनों के टाइम का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों का एडिशन। ओके, ये किस तरह से आया वो आप अपने एक बार फिर से 6 और 7 स्टैंडर्ड की बुक्स निकाल के देख लीजिए, नीट का लेक्चर है तो आपको वो ये चीज बताई नहीं जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016। यहाँ पे देखिए हमने सभी वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो अभी तक किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि जब तक आपकी नीट के एग्जाम ना हो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी
टाइम के साथ इस तरह से चेंज होती है at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between first second and 1 second and 2 second. वेलोसिटी हमें पता है एंड उसने हमें क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, हालांकि मैंने आपको अभी भी रिवाइज करवाया उसके जैसा ही। डिस्टेंस का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होता है, लेकिन उल्टा बोले तो एक्सीलरेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन वेलोसिटी होता है एंड वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करने से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऑप्शंस उसने दिए हुए हैं, हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ है तो बाउंड्रीज भी टाइम की आएंगे t1 से t2 तक। चलिए अप्लाई करते हैं। टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकंड टू 2 सेकंड, सो 1 से 2। एंड वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, at plus bt square dt। ठीक है, नाउ आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक कांस्टेंट है, t के ऊपर 1 पावर है, तो इंटीग्रेशन करने से t स्क्वायर बाई 2 प्लस b, t स्क्वायर का क्या हो जाता है, t क्यूब बाई 3। नाउ अप्लाई अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्रीज। तो एक बार t की जगह पे 2 लिखेंगे, बीच में माइनस, और t की जगह पे 1 लिखेंगे। तो जब आप ऐसे इस तरह से लिख देते हैं बेटा, तो उसका सॉल्यूशन निकल के आता है x इज इक्वल टू 3/2a प्लस 7/3b। आप सिंप्लीफाइड कीजिए जो आप बचपन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, 3/2a प्लस 7/3b। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान है। आपको क्या याद रखना है, वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड उल्टा बोलना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। एक चीज याद रखिए, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एमसीक्यू लेते हैं, जो देखिए प्री मेडिकल टेस्ट 2009 में पूछा जा चुका है, सीबीएसई प्री मेडिकल टेस्ट। क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट। याद रखना है क्या है, फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1, पहले 10 सेकंड में s1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, and that covered in first 20 second is s2, and उसके बाद 20 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, s2 जितना। देन ऑप्शंस उसने दिया है, s2 is equal to 2s1, s2 is equal to 3s1, s2 is equal to 4s1 and s2 is equal to s1। तो बच्चे बताएं यहाँ पे क्या सोचते हैं, बच्चे ऐसा सोचते हैं सर 10 सेकंड में s1 किया है ना, ओके, तो पिछले 10 सेकंड में भी वो s1 करने वाला है, तो टोटल 20 सेकंड का s2 is equal to 2s1 हो जाएगा। बट यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं ऑप्शन ए, जो गलत आंसर है। कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग होता है F इज इक्वल टू एम ए। यदि फोर्स कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट ही होने वाला है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, आप देखिए दो चीज यहाँ पे याद रखिए बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि आपकी जो स्पीड है आप उसी स्पीड के साथ लगातार जाते हो, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट वेलोसिटी। बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही होती है। ठीक है, तो मान लो कि पहले स्पीड 5 थी, बाद में 10 बनी, 15 बनी, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो मोस्ट टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। आप बोलेंगे सर कहां से लाए, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे पास में हिंट भी लिखी है, s इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे 1/2 टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको 1/2 याद रखना है, यहाँ पे दैट इज लेट वी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका 1/2 होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि s इज v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। नाउ पोजीशन क्या है, रेस्ट पोजीशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, a is also constant. Why a is constant? Because of constant force है। If f is constant, a is constant, तो आप क्या बोलेंगे, s is proportional to the t square।
तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं S1 by S2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ S1 by S2, S1 यानी कि 10 सेकंड का डिस्टेंस है, तो 10 का स्क्वायर, S2 यानी कि 20 सेकंड तक का, सो S1 by S2 इज इक्वल टू 1 by 4, सो S2 इज इक्वल टू 4S1 एंड योर आंसर इज C। बच्चे यहाँ पे हमेशा ए और डी में से कोई आंसर सिलेक्ट करते थे, हमें पता है, लेकिन इसका आंसर सी आता है, और किस तरह से आता है वो भी हमने आपको बता दिया। इस एमसीक्यू में क्या याद रखना है, कांस्टेंट फोर्स है, इस चीज को भूलना नहीं है। नाउ आगे बढ़ते एक और एग्जांपल, केरला प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत एमसीक्यू लिए, अभी कुछ एमसीक्यू इंजीनियरिंग बच्चों के लिए। क्या लिखा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर से वही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ एक बॉडी मूव करती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ distance covered by the body during 5th second to that covered in 5 second। क्या मजेदार क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन समझिए से क्या पूछा उसने कि एक बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करती है, हमें रेशियो निकालना है किसका, कि बॉडी ने 5th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड किया है डिवाइडेड बाय 5 सेकंड में जो कवर्ड किया है उसके बीच का। तो 5th सेकंड का डिस्टेंस यानी कि क्या, ओके, तो 4th एंड 5th के बीच का होता है ना, तो आप उसको नहीं बोलते कि भाई दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, उसी थर्ड सेकंड में। तो 5th सेकंड का मीनिंग भी होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम के बीच में, जैसे कि 5 सेकंड है और 6 सेकंड है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, और 5 सेकंड में यानी कि पहले से लेके यानी कि 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, 9/25, 3/5, 25/9 एंड 1/25। आप लोग है ना सिलेबस में आपके मीन्स हमें याद है कि आपका जो एनसीईआरटी की हमारी जो बुक्स है उसके सिलेबस में क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, वो तो दिया ही है, वो तो आसान है कि S5 इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ये 5 सेकंड में जो डिस्टेंस होता है वो बताता है। तो यहाँ पे देखिए V0 यानी कि रेस्ट पोजीशन थी, तो 0 इंटू 5 1/2 ए एज इट इज 5 का स्क्वायर, तो S5 इज इक्वल टू क्या मिला 25/a। तो 5 सेकंड का तो इक्वेशन पता है आपको, लेकिन भाई ये 5th सेकंड का इक्वेशन क्या है, बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, तो nth सेकंड का मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस इक्वेशन बताता हूँ, दैट इज v0 प्लस a/2 2n-1, एंड यहाँ पे n क्या है, सेकंड है, तो हमारी कौन सी सेकंड है, 5th सेकंड है, तो as 5th इज इक्वल टू v0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a/2, 5 2s are 10, 10-1, and that is a 9a/2. So now if we take a ratio as 5th यानी कि 5th second to the 5 second, so a/2 कट हो जाएगा, it's a 9/25। तो बेटा इस एमसीक्यू में क्या याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th second, 5वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, एंड ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, a body start from rest, है ना, बॉडी रेस्ट पोजीशन में, what is the ratio of distance traveled by that body during 4th second and 3rd second। तो मैंने आपको अभी ऐसे n सेकंड का इक्वेशन बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं ना कि 4th सेकंड का इक्वेशन डिवाइड बाय 3rd सेकंड के लिए इक्वेशन। तो ए मैं आपको सेल्फ स्टडी में बताता हूँ, ओके, सेल्फ स्टडी में आप देखिए एंड इसका जो आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आंसर क्या निकला, और नाम अपने नाम के साथ कमेंट लिखना, ठीक है, तो हमें पता चले कि आप कहाँ से हो, एंड आपने आंसर यानी कि आपका एड्रेस भी उसमें बताना कि गुजरात से हो, राजस्थान से हो, ठीक है, मध्य प्रदेश से हो, आप कहाँ से हो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 एक देख लेते हैं, थोड़ा टाइपिंग है, 9 नंबर का है। देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, 2 cars P and Q start from a point at the same time पे P and Q दोनों कार स्टार्ट होती है और वो स्ट्रेट लाइन पे चलती है, एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, टाइम के साथ जैसे जैसे पोजीशन में बदलाव आता है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है P कार के लिए AT प्लस BT स्क्वायर, एंड फॉर द Q कार FT माइनस T स्क्वायर। सो एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। तो दोनों की पोजीशन हमें बताई हुई है, उसने पूछा क्या है कि कौन से टाइम पे दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। ऑप्शंस देखिए क्या है,
f minus a divided by 2 1 plus b, option b a minus f divided by 1 plus b, option c a plus f divided by 2b minus 1, ऑप्शन डी a plus f divided by 2b plus 1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सेम वेलोसिटी है ना, हमारे पास पोजीशन है, तो पोजीशन के ऊपर से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वेलोसिटी दिखाता है। तो चलिए पहले हम p का के लिए वेलोसिटी निकाल देते हैं। सो vp is equal to dxp divided by dt। नाउ डू द डिफरेंशिएशन d by dt एंड xp की जगह पे क्या लिखेंगे, at plus bt स्क्वायर। चलिए at का डिफरेंशिएशन क्या होता है a, और bt स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा तो 2bt यानी एक पावर कम। तो ये हमारी हुई p पॉइंट p का के लिए वेलोसिटी। Same manner, if we say velocity for the q car, vq is equal to dxq divided by dt. So d by dt xq is equal to क्या हो जाएगा, ft minus t square। ठीक है, now यहाँ पे ft यानी कि f कांस्टेंट है तो t का वन तो f minus 2t। अभी उसने क्या बोला है, according to the question car have a same velocity, दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, so vp is equal to vq। ये vq है यहाँ पे, vp is equal to vq। vp कितना है, a plus 2bt इक्वल टू vq कितना है, f minus 2t। चलिए 2t को इस साइड पे ला देते तो प्लस हो जाएगा, a को दूसरे साइड पे लेके जाते माइनस हो जाएगा। सो 2bt plus 2t is equal to f minus a। यदि हम इसमें से t को कॉमन निकाल दे तो 2b plus 2 is equal to f minus a। t को सब्जेक्ट बना देते तो 2b plus 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और उसमें से भी 2 को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही, f माइनस ए डिवाइड बाई 2 1 प्लस बी या b प्लस 1 जो भी बोलो वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए स्पेशली थोड़ा होमवर्क है। यहाँ पे देखिए केरला इंजीनियरिंग 2001 का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। हमने दो सम लिए, आपके लिए हमने एक छोड़ा, ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद BHU 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, a numerical ratio of the displacement to the distance covered is always blank। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड दिस इज अ थर्ड वन, distance traveled by particles starting from rest and moving with an acceleration 4 by 3rd meter per second square in the third second is blank। ठीक है, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, तो उसका भी इक्वेशन बताया ना आपको, v0 प्लस, अच्छा आपको याद होना चाहिए वहां पे a by 2 एंड 2n-1, तो उस इक्वेशन के ऊपर से आप आंसर निकाल के बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इतना होमवर्क हमने दिया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स साथ सीख ली। हमने स्पेशली एवरेज वेलोसिटी के ऊपर फोकस किया, साथ में हम डिस्प्लेसमेंट सीखे। एक और सबसे अच्छी चीज़ आपको सिखाई वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग क्या होता है। कांस्टेंट फोर्स आपको पता होगा कि एमसीक्यू ऐसा भी हम सीखे ना कि कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू m है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हुआ। याद रखिए कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे। ऐसे इसी चैप्टर की मैं आपको और भी इक्वेशंस बता दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो को आप देख लेना, उसमें हमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी। ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स है, यदि कोई पर्टिकुलर केस आपके सामने आता है तो वैसे केस में आप सीधा इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि आपको भी पता है ना कि नीट में एमसीक्यू आने वाले, जेडब्ल्यू में एमसीक्यू आने वाले, आपको ऐसे डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, एंड यदि आपको कोई डाउट है, कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा देंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर्स में बने रहने के लिए, एंड आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। थैंक यू सो मच।